हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? आई मस्ट से कि आप सभी वेट कर रहे होंगे आज पहले तो आईबी के सेशन का या फिर सीडीएस के सेशन का, और आज कुछ अलग ही आ रहा है यहाँ पे। आज क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को? देखिए गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नो इम्प्रूवमेंट सेशन के सेंटेंसेस, कुछ टॉपिक ये वाले नो इम्प्रूवमेंट वाले करने वाले हैं। इसको हम करेंगे, इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात कर लूं। गाइस, आज के जो क्वेश्चंस हैं हमारे बहुत ही खास क्वेश्चंस है, कुछ ऐसे जो मुझे लगा कि ये पिटारे में से निकाल के अब आपको दे देना चाहिए। इट इज टाइम टू रिविजन, टू रिवाइज थिंग्स। इट इज टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ वेल। अभी आपके पास समय है कि अगर आपने बहुत अच्छी अभी नहीं कर पाए हैं तैयारी, अभी आप अपने आप को तराशने के पीरियड में चल रहे हैं, तो और तराशिए और अपने आप को और काबिल बनाइए। तो इसीलिए है ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को आज करवा रही हूँ। लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाते जाऊंगी, बहुत सारे आप लोगों के दिमाग को हिलाने वाले, तो एकदम ध्यान रखिएगा, हर चीज को ध्यान से देखिएगा। इससे पहले कि हम लोग सेशंस को स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे मेरे 2 सेशंस होते हैं, एएम और पीएम में। एएम पे हम लोग करते हैं आपकी वोकैबुलरी को पूरा तराशने का काम। सुबह सुबह 9 बजे रोजाना वोकैबुलरी को तराशने का काम होता है, और शाम को 9 बजे जनरली ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का टाइम होता है। किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेते हैं और उसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेकिन आज ये सेशन आया है नो इम्प्रूवमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे लगे मुझे कि आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। और कुछ स्टूडेंट से आज मेरी बात हुई थी सुबह से दोपहर तक, मतलब तो मुझे ऐसा लगा कि नो इम्प्रूवमेंट में आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है और थोड़ा उससे ग्रामर की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, और क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो चलिए लेट्स सी कि आप लोग कितना कर पाते हैं। मैं आपसे फिर से कहूंगी, ये सेशन जो है ये आप ही लोगों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो 2 काम जरूर करें, एक तो इस सेशन को शेयर कर दीजिए, और दूसरा हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि 10 आवर्स वाला हमारा जैसा ईडीएम का सेशन आ चुका है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। उसी तरीके से हमारा एक और सेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, सिनोनिम का और कॉमन एरर का भी आने वाला है। सिनोनिम का और कॉमन एरर का आने वाला है। तो ये 3 सेशंस आने वाले हैं 10 आवर्स के। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आप लोग ही इंतजार करवा रहे हैं। मुझे क्या इंतजार करवा रहे हैं? एक्चुअली हमारा 50K का लाइन होने वाला है कंप्लीट। तो अगर आप इसको जल्दी से कंप्लीट करवा दे तो हमारे ये सेशन भी जल्दी से आ जाएंगे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। आपके कोर्ट में बॉल है, आपको डिसाइड करना है कि आपको ये सेशंस कब चाहिए। जल्दी से आगे तो ही मैं करवाऊंगी, अगर ये हमारे स्पीड से ही आएंगे तो फिर हम लोग ये सेशन मिस कर देंगे, राइट? हम लोग ये सेशन नहीं करवाएंगे। चलिए इसी के साथ आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नाउ वी स्टार्ट द सेशन। शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हर क्वेश्चन में खुद को मार्क्स जरूर दीजिएगा, एनालिसिस करिएगा डिटेल में, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया है अब। He is very active and will finish the work within no time. वो बहुत एक्टिव है और वो फिनिश कर देगा वर्क को within no time. Now see, ये हमारा किसका क्वेश्चन है? ये हमारा क्वेश्चन है किसका? ये हमारा क्वेश्चन है इडियोमेटिक फ्रेज का। इडियोमेटिक फ्रेज है गाइस ये। अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया है तो मैं आपको बताऊंगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ग्रामर ही नहीं इडियम्स भी आ जाते हैं। कई बार ऐसे फ्रेज आ जाते हैं जो फिक्स होते हैं, है ना? जैसे इन अ टेम्पर, तो इन अ टेम्पर में से अ उड़ा दिया जाता है, राइट? ही वॉज इन अ ग्रेट लॉस, तो अ उड़ा दिया गया। तो अ उड़ा दिया गया, हमें आर्टिकल वहां पे रखना पड़ेगा। दैट इज एन इडियोमेटिक फ्रेज। इसलिए इसी तरीके से यहाँ पे है विद इन नो टाइम, तो अब आपको इसकी जगह एट नो टाइम, विदाउट टेकिंग टाइम, इन नो टाइम या नो इम्प्रूवमेंट कुछ करना पड़ेगा, राइट? तो क्या करा है आप लोगों ने? आंसर्स तो दे दिए होंगे। मेरे सामने तो इस समय चैट बॉक्स होता नहीं है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इस समय मैं बिल्कुल डिटरमाइन होके पढ़ाती हूँ आपको कि इस समय तो हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। तो क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इडियोमेटिक फ्रेज है तो इन नो टाइम को हम लोग यहाँ पे चुनेंगे। इन नो टाइम यहाँ पे है, एक ही आएगा ऑब्वियसली, इन नो टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है क्विकली। अब आगे देख लीजिए, सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ही इज वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव है वो, और वो आपका काम कर देगा, फिनिश कर देगा काम को इन नो टाइम, बिना किसी समय को वेस्ट करे, क्विकली, बिना किसी समय को वेस्ट करे, तुरंत से वो इस काम को कर देगा। ओके, तो राइट आंसर हमारा इन नो टाइम होगा, इडियोमेटिक फ्रेज। अगर आपको नहीं आता था इसको नोट कर लीजिएगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। ये रहा
सेंसिंग दैट, जल्दी से इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता दीजिएगा। सेंसिंग दैट द कॉन्टेस्ट वुड बी वेरी टफ, शी डिसाइडेड टू स्टैंड डाउन। यहाँ पे गाइस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये वाला, स्पेशली आज जो ग्रामर का हमारा सेशन चल रहा था सुबह 10:30 बजे वाला, जो हमारा पेड सेशन है ग्रामर का, जिसमें हम करते हैं ग्रामर के सारे कंसेप्ट्स, उस ग्रामर की क्लास में आज क्या हुआ गाइस, आज हम लोग ऐसे वाली ही चीजें कर रहे थे कि ये हमारा पार्टिसिपल होगा या ये हमारा जीरेंड होगा या ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, जीरेंड हो सकता है, सेंस करना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ, सेंसिंग दैट, सेंस करते हुए क्या, कि द कॉन्टेस्ट वुड बी वेरी टफ, कि कॉन्टेस्ट जो है वो बहुत टफ होने वाला है, ये टफ होगा। शी डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया, टू स्टैंड डाउन, स्टैंड यानी खड़े होना और डाउन यानी नीचे, तो स्टैंड डाउन तो कोई सेंस ही नहीं देगा, तो ये क्या है, गलत है। नाउ सी दिस पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम लोगों ने आज ग्रामर के सेशन में कर लिया था, तो जो ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट हैव आंसर्ड इट, बट बाकी लोगों को भी मैं बता दूं, ये हमारा क्या है, सेंसिंग है, तो ये हमारा पार्टिसिपल बनेगा। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये जरूर आएगा, पार्टिसिपल है तो आगे क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, पूरा का पूरा सेंटेंस आ रहा है, पूरा का पूरा सेंस करते हुए क्या, कि कॉन्टेस्ट जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, पूरा का पूरा नाउन के साथ क्लॉज भी आ गया, तो ये अलग ही तरीके का पार्टिसिपल है, इसको नाउन ही आएगा इसके साथ, तो पर इसका सेंस क्या आ रहा है, सेंस करते हुए। पार्टिसिपल कब बन जाता है ये, जब इसका सेंस होता है, जब आईएनजी का सेंस होता है एक्शन को करते हुए, एक्शन करना, अगर इसका सेंस होता है सेंस करना, तो सेंस करना क्या बन जाता, जीरंड बन जाता है ना, और अगर इसके पहले आईएनजी इजेमार लग जाता तो वो क्या बन जाता, कॉन्टिन्यूअस बन जाता। तो यहाँ पे सेंसिंग जो है ये हमारा पार्टिसिपल है। अब हम आते हैं स्टैंड डाउन पे, जैसा कि अभी हमने देखा था स्टैंड होना ये होता है और डाउन यानी नीचे होता है, तो स्टैंड नीचे कैसे हो गए, वो नीचे खड़े हो गई, कुछ नहीं सेंस देगा। शी डिसाइडेड टू सिट डाउन, लाई डाउन यानी झूठ बोलना, लेट जाना, प्ले डाउन कुछ नहीं होता, लाई यानी प्ले, लाई डाउन यानी लेट जाना वाला लाई है ना, और सिट यानी बैठना, तो सिट डाउन, उसने सोचा कि ये कंपटीशन तो टफ होने वाला है, वाई टू पार्टिसिपेट, लेट्स सिट, तो वो बैठ गई। ठीक है, पर बैठने वालों को जीत नहीं मिलती है, उसने पहले ही हथियार डाल दिए। आप में से कोई ऐसा करेगा क्या, अगर करेगा तो बहुत गलत है। क्यों, क्योंकि हथियार क्यों डालना है, अगर नहीं जीतेंगे तो कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा, राइट तो इसके लिए पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। एनीवे द राइट आंसर इज सेट, और इसी के साथ सेकंड हमारा खत्म होता है, हम चलते हैं थर्ड पे। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। डैश यू फाइंड मी एब्सेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ मैसेज बिहाइंड। अब देखो, You find me absent, अगर आप मुझे absent पाए, अगर आप मुझे absent पाए, if लिख दूं मैं यहाँ पे तो आराम से आ जाएगा। If you find me absent, अगर आप मुझे absent पाए, please don't forget to leave a message behind. Do not forget to leave a message behind. भूले ना, अगर मुझे absent पाए तो एक मैसेज छोड़ दे पीछे, उसको छोड़ना ना भूले, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब if लिख देते तो आ जाता, पर if is not there, अनलेस है, अनलेस तो होता है कंडीशन, जब तक कि नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है एक एक को घुमा देगा आपको, मैंने कहा था दिमाग को घुमा देने वाले क्वेश्चंस हैं ये। तो जब तक कि नहीं, अनलेस, जब तक कि नहीं होता, जब तक कि नहीं, जब तक तुम मुझे एब्सेंट ना पाओ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ मैसेज बिहाइंड, ये तो बिल्कुल सेंस नहीं देगा। एज यू फाइंड मी एब्सेंट, जैसे कि आप मुझे एब्सेंट पाओ, डोंट फॉरगेट टू लीव अ मैसेज बिहाइंड, नहीं ये भी गलत हो गया, विल नॉट गिव एनी सेंस। तो अब यहाँ पे क्या शुड आएगा, शुड मतलब तो चाहिए होता है, राइट। अब ये देख लीजिए, ये कंडीशनल का बहुत ही अलग और बहुत ही स्पेशल टर्म है जो ऐसे क्वेश्चन में ही आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में इफ आ जाता। अब यहाँ पे इफ को रिप्लेस करने के लिए वुड तो नहीं आएगा, वुड यू फाइंड मी एब्सेंट, ये तो क्वेश्चन हो गया, क्या आप मुझे एब्सेंट पाएंगे, पर आगे तो क्वेश्चन नहीं है, तो क्या करें यहाँ पर। देखिए गाइस, यहाँ पे राइट जो आंसर होगा हमारा वो आपको जरूर एक बार हिलाएगा, क्योंकि राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है शुड। Should you find me absent, please don't forget to leave a message behind. ऐसे sentences में ये should जो है ये है तो मॉडल, और मॉडल के कारण
ये फाइन ले रहा है आगे, तो मॉडल के साथ वर्ब फर्स्ट का तरीका तो वही है, इन्वर्जन हो गया एक, तो आप ये समझ रहे हो हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, तो इन्वर्जन का काम भी यहाँ पर हो रहा है ना। इन्वर्जन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और फिर सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब आता है, तो ये हमारा इन्वर्जन का काम हो रहा है। लेकिन शुड थोड़ी आता है, उसमें भी कंडीशनल में इन्वर्जन होता है तो पर शुड नहीं आता है। इसमें क्या है, इफ नहीं दिया गया है, इफ हटा के हम लोग क्या करते हैं, वर यू एब्सेंट या वर आई अ बर्ड, मैं अगर बर्ड होती वर आई अ बर्ड, इस तरीके से बोल देते हैं। तो यहाँ पे शुड यू फाइंड का मतलब क्या है, इसका मतलब है शुड यू फाइंड मी एब्सेंट, अगर तुम मुझे एब्सेंट पाओ, ये यही सेंटेंस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि वुड रादर हैड बेटर होता है ना, आई हैड बेटर गो नाउ, आई हैड बेटर गो, इसमें हैड बेटर उतना कोई सेंस नहीं देता है। सिमिलरली ये शुड वाला जो सेंटेंस है कोई सेंस नहीं दे रहा, बट यहाँ पे कंपल्सरली शुड का ही उपयोग होता है। शुड यू फाइंड मी एब्सेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ मैसेज बिहाइंड। कंडीशनल का सेंटेंस है, जरूर से नोट कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बात करिएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नो सूनर डिड द चीफ गेस्ट क्लाइंब अप टू द डायस, जैसे ही चीफ गेस्ट क्लाइंब अप करे, डायस पे चढ़े, मंच पर चढ़े, देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, वैसे ही बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोडेड हो गया। नो सूनर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जैसे ही हमारा वर्ड पहला नेगेटिव होता है तो हमें देखना होता है सबसे पहले इन्वर्जन। इन्वर्जन अभी अभी हमने डिस्कस किया था, इन्वर्जन क्या होता है, अगर डिड है तो प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब फर्स्ट होगा। ये देखो डिड है तो ये सब्जेक्ट हो गया और वर्ब फर्स्ट हो गया। पर अगर यहाँ पे हैड होता तो क्या होता, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड, ये नोट कर लीजिएगा। ये इन्वर्जन में दो चीजें होती है, डू डिड डज अगर आ जाए तो वर्ब फर्स्ट, हैज हैव हैड आ जाए तो वर्ब थर्ड, ठीक है, एक चीज हो गई। अब दूसरी कौन सी चीज हमें ध्यान रखनी है, दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है पेयर की, एक तो इन्वर्जन दूसरा पेयर। नो सूनर में ER क्योंकि आता है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है नो सूनर के साथ, इसीलिए हमेशा जो ये TH वाला वर्ड है ना, ये एक पेयर क्या बनता है, THAN पेयर बनता है, दैन बनता है, से ज्यादा वाला, ठीक है, ये पेयर बनता है नो सूनर के साथ, और THEN देकर या WHEN देकर एग्जाम में प्रॉब्लम दिया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। The manager was unhappy, मैनेजर क्या था, अनहैप्पी था, दुखी था, किस पे, at गौरव, गौरव से अनहैप्पी था, क्यों, क्योंकि he did not complete the work in time, क्योंकि उसने अपना समय वर्क जो है वो पूरा नहीं किया था समय पर। अब समय पर काम नहीं करोगे तो मैनेजर तो गुस्सा होगा ही, तो गुस्सा तो था, बट वो क्या था, गुस्से गुस्से में यहाँ पे गलत सेंटेंस लिख गया। अब इज आएगा क्या, देखो बेटा अगला सेंटेंस देखो, इज लगाने के लिए है ना, इज लगाने के लिए अगला सेंटेंस देखेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ तो पास्ट है, जब यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे भी पास्ट होना चाहिए, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। दो ऑप्शन तो हमारे रिजेक्ट हो गए, अब बस ये बचा है, ये बचा है, इसमें ये दोनों शब्द सेम है, वॉज अनहैप्पी। अब ये क्वेश्चन किसका हो गया है, नाउ द क्वेश्चन इज ऑफ preposition, तो आई एम हैप्पी विद यू, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, राइट, आई एम हैप्पी एट यू नहीं होता है, तो मैं अनहैप्पी हूँ तुम्हारे साथ या हैप्पी हूँ, हमेशा क्या लेगा, अनहैप्पी हैप्पी विद लेगा। सो द राइट आंसर इज C एंड नॉट D। क्लियर हो गया, अनहैप्पी अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है विद, और एट देके ऑन देके ये सब ऑप्शन में प्रॉब्लम दिया जाता है, राइट। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, he has done nothing from yesterday, उसने कल से कुछ नहीं किया है, he has done nothing from yesterday, ठीक है, कल से उसने कुछ नहीं किया है। तो देखिए गाइस, एक तो yesterday देख के बोर ये मत हो जाना कि yesterday आया है तो पास्ट का टाइम है, तो हमें यहाँ पे तो पास्ट टेंस होना चाहिए था, है ना, he did nothing होता, फिर तो अगर यहाँ पे दो तरीके से लिखा जा सकता था, he did nothing, पर ये he did nothing yesterday, ये होता, उसने कल कुछ नहीं किया, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उसने कल कुछ नहीं किया, तो ये पास्ट होता है ना, पास्ट सिंपल होता है yesterday वाला। पर जैसे ही यहाँ पे from आ गया ना, तो इसका मतलब क्या, कल से कुछ नहीं किया, कल से ही उसने कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम का ये काम कर रहा है।
और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए या पीरियड ऑफ टाइम आ जाए, हमें क्या यूज करना होता है, हमें यूज करना होता है परफेक्ट टेंस, राइट। तो परफेक्ट टेंस तो आ गया, टेंस तो ठीक है। अब उसने कल से कुछ नहीं किया है, पॉइंट ऑफ टाइम लगाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम है ये बताने के लिए हमें यूज करना पड़ता है फॉर। ठीक है, दो चीजें होती हैं ऐसा। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है यस्टरडे, अगर होता कल से कुछ नहीं किया तो पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, अगर होता 24 आवर्स से कुछ नहीं किया तो पीरियड ऑफ टाइम होता। तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, फॉर का उपयोग। तो यहाँ पे सिंस आएगा, कोई आफ्टर नहीं, कोई थ्रू नहीं, कोई फ्रॉम नहीं। फ्रॉम हमेशा सिंपल टेंस में आता है, कभी भी परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आता है। सो द राइट आंसर इज बी। अब चलेंगे नंबर 7 पे। इन द मॉडर्न वर्ल्ड में इट इज डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है, आधुनिक संसार में क्या डिफिकल्ट है, सब चीजें डिफिकल्ट है। वैसे तो एग्जाम पास करना कौन सा आसान है ना, बट आप तो कर लेंगे। क्यों, आप पनाशा फॉर इंग्लिश में हैं, आप उस जगह पे हैं जहां पे इंग्लिश को बनाया जाता है, क्या हथियार बनाया जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, हाँ गाइस, जितने भी लोग नए आए हैं उन सबसे सब्सक्राइब करवाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे सामने चैट बॉक्स नहीं है। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करवाइए और लोगों को और जोड़िए, 50K को जल्दी लाइए ताकि लॉन्ग सेशन आ सके। हमारे स्पीड से बढ़ेगा तो मैं लॉन्ग सेशंस नहीं लाऊंगी, राइट। तो 50K करवाना है, लॉन्ग सेशन भी लाना है और हमारे फैमिली को और आगे बढ़ाना है ना। आप सब हमारी फैमिली है। इस समय मैं काम नहीं कर पा रही हूँ चैट बॉक्स का, बट आप लोग यही हैं। आई होप, आई एक्चुअली ट्रस्ट यू कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। आप हमेशा आप हमारा सपोर्ट करते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, आगे भी करेंगे। जितने भी लोग नए आए हैं उनसे सब्सक्राइब करवाइए। अगर किसी की कोई क्वेरी होती है तो प्लीज बता दीजिए, और अगर किसी को कुछ फिर भी नहीं ऐसा लगता है कि नहीं मैम से ही करना है, आप या तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, सुबह 9 बजे वाली वो कैब क्लास में अपनी समस्या लाइएगा। ठीक है, चलिए। इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज डिफिकल्ट है आज के जमाने में क्या, टू लिव थ्रू वंस आइडियल्स। आइडियल्स यानी क्या होते हैं, आइडियल्स यानी बिलीफ्स, धारणाएं, विश्वास। ठीक है, प्रिंसिपल्स, रूल्स, ये भी बोल सकते हैं इसको, है ना। अपने नियम, कायदे, कानून पे जीना जो है बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में टू लिव अप टू लिव बाय, टू लिव फॉर, टू लिव थ्रू नहीं। ऐसे में क्या होगा, किसी पर्टिकुलर बात की बात करते हैं, किसी डिसीजन पे, किसी पॉइंट पे अग्री होने की बात करते हैं, किसी चीज को चलाने की बात करते हो, अपने आइडियल्स पे चलने की बात हो रही। तो टू लिव बाय वंस आइडियल्स होगा, अपने आइडियल्स पे चलने के लिए। फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, इट हैज बीन लॉन्ग सिंस आई लास्ट सॉ यू। बहुत लंबा टाइम हो चुका है जब से मैंने तुम्हें देखा है। जब से मैंने तुम्हें देखा है, बहुत लंबा टाइम हो चुका है। इट हैज बीन लॉन्ग, बहुत लंबा समय हो चुका है। लॉन्ग का मतलब लॉन्ग टाइम आ गया, जरूरी नहीं है। इट हैज बीन लॉन्ग बैक वी मीट, तो बहुत लंबे समय पहले हम मिले थे, लॉन्ग बैक। तो वहां पे टाइम नहीं आया, इसी तरीके से टाइम लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इट हैज बीन लॉन्ग सिंस क्यों आया आपको पता है, हैज बीन चल रहा है यानी कि परफेक्ट टेंस चल रहा है। लंबा समय हो चुका है जब से मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट, इट इज अनरीजनेबल, ये अनरीजनेबल है क्या, डिस्टॉर्ट करना, टू डिस्टॉर्ट करना द स्टेटमेंट ऑफ अ मैन simply because he does not agree with your opinions। ये unreasonable है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, illogical है। to distort करना क्या होता है, deform कर देना, किसी को disfigure कर देना, रूप परिवर्तन, किसी की मतलब बहुत ज्यादा spoil कर देना, खराब कर देना। ठीक है, disfigure कर देना, तो किसी को disfigure कर दिया, distort कर दिया, bend कर दिया, है ना, यहाँ पे bend भी लिखा हुआ है। disfigure कर देना किसी स्टेटमेंट को जस्ट बिकॉज ही डज नॉट अग्री विद योर ओपिनियंस, क्योंकि वो तुम्हारे ओपिनियन से अग्री नहीं करता, इसलिए उसको आप डिफॉर्म कर दें। तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाता। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, जैसे ये है एक रिमोट है मेरे हाथ में, इट कैन बी
इट कैन बी बेंट, इट कैन बी डिस्टॉर्टेड, इट कैन बी डिफॉर्म, इट कैन बी ब्रोकन, है ना, बट स्टेटमेंट कैन नॉट बी। तो स्टेटमेंट को क्या किया जा सकता है, डिस्करेज पर्सन को किया जा सकता है, बेंड हमारा रिमोट हो सकता था, या डिस्टॉर्ट हमारा रिमोट हो सकता था। तो क्या बचता है, रिनाउंस, डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज, आलोचना करना, डिनाउंस करना, चाइड करना, कास्टिगेट करना, है ना। तो क्रिटिसाइज करना, सिर्फ एक किसी स्टेटमेंट को सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज करना कि वो आपके ओपिनियन से अग्री नहीं करता, ये कैसा है, अनरीजनेबल है, अतार्किक है, इलॉजिकल है, नॉट राइट, इट इज नॉट करेक्ट, राइट। तो राइट आंसर हमारा डिनाउंस होगा। इसी के साथ अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। आसान क्वेश्चन है, ये तो सबको आता होगा, ये शायद हमारे क्लासेस में भी आ चुका है। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर ड्रामेटिस्ट्स। जितने भी ड्रामेटिस्ट्स आज तक हुए हैं, ड्रामा करने वाले, लिखने वाले हुए हैं आज तक, उन सब में कालिदास जो है वो सबसे ज्यादा महान है। तो जब सबसे ज्यादा महान है, ये बोलना है कि कालिदास सबसे महान है ना, तो ऑल अदर का मतलब क्या हो गया, बाकी सभी से, बाकी ऑल अदर दूसरों से, सभी दूसरों से, है ना। तो ये कंपैरिजन हो गया, दूसरे आते हैं, कंपैरिजन हो गया। इसलिए जब ग्रेटेस्ट बोल ही रहे हैं, सुपरलेटिव लगा ही रहे हैं, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब हम सुपरलेटिव लगा ही रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अदर शब्द को ही उड़ा देंगे। ये अदर शब्द है ना, सुपरलेटिव में आता ही नहीं है। कहाँ आता है, कंपैरेटिव में आता है। कहाँ आता है, कंपैरेटिव में आता है। इसलिए ऑल द ड्रामेटिस्ट, सभी ड्रामेटिस्ट से क्या है, सुपीरियर हैं, ग्रेटेस्ट है, ये बोलने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, शी गेव मोस्ट ऑफ हर टाइम टू म्यूजिक। उसने अपना समय में से, अपने समय में से ज्यादातर, या तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसने अपना सबसे ज्यादा समय, ज्यादातर समय किसको दिया, म्यूजिक को दिया। तो गेव कर दिया। अब लेंट होना, लेंट यानी क्या होता है, लेंट करना यानी उधार देना होता है, ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं। स्पेंड यानी बिताना, डिवोट करना यानी समर्पित करना। तो समर्पित, डिवोट किया जाता है, समय डिवोट अगर किया जाता है तो किसको, किसी अच्छी चीज को, टू एन आर्ट, टू योर स्किल, टू योर स्टडी, तो डिवोट किया जाता है। डिवोट करने के लिए यहाँ पे म्यूजिक का उपयोग। अच्छा, अप्रोप्रिएट वर्ड की जब अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा वर्ड होगा डिवोटेड, गेव से ज्यादा, राइट। और क्योंकि इम्प्रूवमेंट है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हो, इसलिए हम डिवोटेड यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट, जेम्स सेट देयर इन स्टन्ड साइलेंस। जेम्स जो है वो बैठ गया वहां पे स्टन्ड साइलेंस में, बिल्कुल स्टन्ड साइलेंस। स्टन्ड मतलब सब कुछ रुक गया हो, एकदम शॉक होके एकदम बैठ गया। टू ट्राई टू एब्जॉर्ब व्हाट रीटा वाज सेइंग। ट्राई करने में, एब्जॉर्ब करना क्या होता है, समझना, एकदम आत्मसात करना, इनकॉर्पोरेट करना, अपने अंदर डालना, ठीक है। समझने में वो, इनकॉर्पोरेट करने में वो एकदम इनकॉर्पोरेट करने में, ठीक है, हाँ। जेम्स सेट, बैठ गया, वहां पे बैठ गया था, पास्ट टेंस है, एक्शन हो चुका है ऑलरेडी, इन स्टन्ड साइलेंस, ठीक है। अब टू ट्राई क्या होता है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कब लगता है गाइस, ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं जो मैं हमेशा बताती हूँ इन्फिनेटिव और जीरेंड से रिलेटेड। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव तब लगाया जाता है जब हमारा एक्शन कैसा है, अनस्टार्टेड है। अनस्टार्टेड मतलब ये हुआ नहीं है, होएगा अभी, है ना। आई डिसाइडेड टू गो, मैंने डिसाइड किया जाने का, तो मैं चली गई नहीं, तो अनस्टार्टेड है, इसलिए मैंने टू गो लगाया। पर यहाँ पे क्या है, बैठ गया वहां पे, ट्राइंग टू एब्जॉर्ब, और करने लगा, कोशिश करने लगा एब्जॉर्ब करने का, क्या रीता कह रही थी वो ट्राई करने लगा। तो ट्राई करने लगा यानी एक्शन कैसा हो गया, स्टार्टेड हो गया। ट्राई करें, सो एज टू ट्राई यानी ट्राई करने के लिए बैठ गया, टू ट्राई यानी ट्राई करने के लिए बैठ, एब्जॉर्ब करने लगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर ट्राइंग टू एब्जॉर्ब, कोशिश करने लगा समझने की। क्या समझने की कोशिश करने लगा, व्हाट रीटा वाज सेइंग, कि रीटा क्या कह रही थी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 15। When I lived in इलाहाबाद, जब मैं इलाहाबाद में रहा करती थी, ठीक है। I was going, मैं जा रही थी, to the cinema once a week, वीक में एक बार। once a week का मतलब वीक में एक बार मैं, अच्छा टू द सिनेमा क्यों आया है, टू सिनेमा क्यों नहीं आया है, किसी को ये बात पता है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के सबको बता दो, आता है ना सबको, क्योंकि जल्दी से आप बताओ फिर मैं लास्ट में बताऊंगी।
When I lived in इलाहाबाद, जब मैं इलाहाबाद में रहती थी, I was going to the cinema, मैं जाया करती थी. सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा? used to go, यानी पास्ट हैबिट को बताना. इसकी जगह क्या आ सकता है? I would go, मैं जाया करती थी. इन दोनों का सेंस यही है, मैं जाया करती थी. ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. I went भी तो ये था. I eat thrice when I was यंग, जब मैं यंग थी तो मैं थ्राइस 3 बार खाती थी. ठीक है, तो वेंट उसी तरीके से सेकंड फॉर्म भी यही बताता है और ये भी यही बताता है और ये भी बताता है. यूज टू प्लस वो, ये क्योंकि दोनों मॉडल्स है, यूज टू भी मॉडल है, वुड भी मॉडल है, दोनों क्या बताते हैं? दोनों पास्ट हैबिट को बताते हैं. पुरानी जो आदतें होती है उनका बखान करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं. अगर ये दोनों भी नहीं है तो हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा हैड तो किसी भी केस में नहीं आएगा. अब यूज्ड टू बी गोइंग क्या होता है? यूज्ड टू बी गोइंग ये सेंस ही नहीं देगा क्योंकि बी प्लस गो नहीं आता है, कभी भी पैसिव हो जाता है, नहीं आता क्योंकि गो हमारा आईटीवी है. ठीक है, तो ये भी गलत हो गया. यूज्ड टू के बाद क्या आता है? गो आना चाहिए तो सही होता. तो राइट आंसर ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये दिया है, तो ये सही है यहाँ पर. ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चंस हो गए हैं. कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं. लेट्स सी 20 कर लेते हैं. 14 आ गया और बाद में आया. When I was 14, जब मैं 14 years की थी, I sat the entrance exam for the senior secondary school. When I was 14, I sat for the आएगा ये तो I sat for the entrance exam. मैं entrance exam में बैठी. ठीक है, चलिए. He has been working off and on for several years to compile a dictionary. वो वर्क करता रहा for several years. नहीं, he has been working, वो several years से, for many years, बहुत सालों से वो वर्क कर रहा है to compile a dictionary. एक डिक्शनरी को कंपाइल करने के लिए कैसे? ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, या ऑन और ऑफ, या ऑन एंड ऑफ, या रेगुलरली. ठीक है, तो अब यहाँ देखो रेगुलरली यानी ये भी सही है. ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ का मतलब क्या होता है? periodically, after a fixed interval, periodically. ठीक है, periodically का मतलब क्या होता है? कुछ फिक्स समय के साथ वो हमेशा बैठ रहा है फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से. तो ऑफ एंड ऑन तो गलत है, इसका राइट फॉर्म ये है ऑन एंड ऑफ. ये भी गलत है और वो भी गलत है. अब ये भी सही है और ये भी सही है, पर हम क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव. यहाँ पे ऑफ एंड ऑन गलत था तो इसी का मीनिंग आ गया ऑन एंड ऑफ, और ये अलग मीनिंग दे रहा है, ये अलग मीनिंग दे रहा है. ये थोड़ा बहुत इससे मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा. तो हम जब इम्प्रूव करेंगे तो हम इसको राइट कर देंगे और इसको रॉन्ग कर देंगे. राइट, चलिए अगले वाले में चलेंगे 17 में. A great deal of human invention since the last 300 years has been directed to taming the power hidden in nature. Nature में छुपे हुए पावर को टेम करने के लिए, पालने पोसना होता है, वैसे टेम करना, एनिमल को टेम किया जाता है. पर आप नेचर के पावर को टेम थोड़ी करेंगे, अपनाएंगे. अपनाने के लिए बहुत सारे ह्यूमन इन्वेंशन किए गए हैं या निर्देश या जारी किए गए हैं. कब से? पिछले 300 ईयर्स से, पिछले 300 सालों से ये काम किया जा रहा है या किया जा चुका है. तो 300 ईयर्स जो है हमारा, 300 ईयर्स ये क्या है? ये है पीरियड ऑफ टाइम. क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है. और पीरियड ऑफ टाइम होने के कारण इसके साथ फॉर लगेगा, सिंस नहीं लगेगा. इसको हम शुरुआत में ही कर चुके हैं. चलिए आगे चलते हैं. फर्स्ट हो जाएगा इसका. ये मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं और बहुत सारे लोग भी जो इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलते हैं वो भी इससे बहुत ज्यादा गलत करते हैं. ही कंप्लेन्ड, उसने कंप्लेन किया. क्या कंप्लेन किया? शिकायत किया. क्या शिकायत किया? कि ही हैड टू मच वर्क, उसके पास बहुत ज्यादा काम है. टू नेगेटिव सेंस में आता, कुछ ज्यादा ही है, इतना नहीं होना चाहिए था. इसका कहने का मतलब ये है, इसके पास कुछ ज्यादा ही काम है. टू मच वर्क टू कोप अप विद, एडजस्ट करने के लिए, सामंजस्य बिठाए भी तो कैसे, इतना ज्यादा काम है. तो टू कोप अप विद जो है ना, जो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं कोप अप विद, इसका मतलब क्या होता है? सामंजस्य बिठाना. सामंजस्य बिठाना इसका मतलब होता है. पर यहाँ पे क्या होगा? हम जनरली गलती क्या करते हैं?
कोप अप विथ कहते हैं, ही कैन नॉट कोप अप, आई कैन नॉट कोप अप, इतना कहते हो कि आपको पता ही नहीं कि कोप अप जो है वो क्या है, गड़बड़ है, गलत है। राइट आंसर क्या है, कोप विद, ठीक है, इट्स नॉट कोप अप विद, इट इज कोप विद, ठीक है। तो राइट आंसर ये नहीं होगा, इसमें अप लगा हुआ है इसलिए ये नहीं होगा, इसमें अप लगा हुआ है इसलिए ये नहीं होगा। सो द राइट वन इज टू कोप विद, कोप विद। ही कंप्लेन्ड दैट, उसने शिकायत किया कि he had too much work to cope with, he has too much work to cope with, इतना ज्यादा काम है, cope with नहीं कर सकता। इसको और कैसे लिखा जा सकता, he has so much work, इतना ज्यादा काम है कि that he could not, had हो जाएगा यहाँ पे ना, हाँ, he could not cope with, ठीक है। सो दैट से भी उसी को लिखा जाता है जिससे टू को लिखा जाता है, राइट। पर राइट आंसर यहाँ पे ए होगा क्योंकि इसी में कोप के साथ विद आया, कोप के साथ अप कभी भी नहीं आता है। कोप विद यानी सामंजस्य बिठाना, जिसको गलती, बहुत बड़ी गलती है कि बोलने में भी कोप अप विद बोला जाता है, बट दैट इज एक्चुअली में रॉन्ग, राइट। राइट वन इज दिस। चलिए, इसी के साथ 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। आई थिंक बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको ये सेशन, लेकिन इसको यहीं रोकेंगे, इतना ही करेंगे बस। मैंने ये सेशन इसलिए लाया कि एक थोड़ा सा रूटीन से अलग हो जाए और आप लोग अपने आप को देखें, क्योंकि पेपर जब कराती हूँ तो पेपर तो आपका देखा भाला भी होता है बहुत बारी, पर ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कौन सा नया आने वाला है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए आज आपके दिमाग को और ज्यादा शार्प करने के लिए, थोड़ा और ज्यादा चलाने के लिए। शुड वाला क्वेश्चन जो था वो बहुत अच्छा था, उसको दोबारा से देख लीजिएगा। अगर कंफ्यूजन हो तो मुझसे बात करिएगा। इसी के साथ इस सेशन को अब हम लोग समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सारे लोगों से यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब हमारी फैमिली है और मुझे आप पे ही विश्वास है। यू आर आवर लव, यू आर आवर सपोर्ट, यू आर ओनली आवर बेस। तो अगर आप लोग चाहेंगे तभी ये 50K बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आप इसको करवा दीजिए, ताकि हम लोग आगे और अच्छे सेशंस आप लोगों के लिए ला सकें और अच्छा काम आप लोगों के लिए कर सकें। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। मिलेंगे कल सुबह वोकैबुलरी की माइंड ब्लोइंग क्लास में, आपकी और ज्यादा वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, एग्जाम में आपको एरर फ्री बना के भेजने के लिए। चलिए, इसी के साथ अभी खत्म करते हैं। मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट and see you tomorrow.